जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SPM में। आज हम 2013 सामान्य हिंदी पेपर 2 का सॉल्यूशन और उसके साथ उसका पूरा डिस्कशन देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2013 RO प्रीवियस पेपर हिंदी। पहला सवाल है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच। इसमें जो सही उत्तर है वो है पांचवा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ये पांचवा, चौथा, दूसरा, ये जो विशेषण होते हैं ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं, क्रमवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से जो शब्द आएंगे जैसे पांचवा, चौथा, तीसरा, ऐसे वर्ड को आप क्रमवाचक विशेषण के श्रेणी में रखेंगे। तो विशेषण शब्द का चयन पांचवा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि शब्द है, उससे आपको विशेषण बनाना है। तो दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्स। अब आर्स का मतलब क्या होता है, तो ऋषियों का बनाया हुआ, ऋषियों के द्वारा जो निर्मित होता है उसको आर्स कहते हैं। ऋषियों द्वारा बनाया हुआ। इस हिसाब से प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। नहीं है, विशेषण है, इस पर आप विशेष ध्यान दें, ऐसे प्रश्न गलत हो सकते हैं नहीं के पाके। तो विशेषण नहीं है हमें बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी। भय क्या हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है। बाकी भयभीत, भीरु और निर्भीक, ये सारे क्या हैं, विशेषण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मेधावी हो जाएगा। मेधावी विशेषण कहलाएगा। बाकी कुशल, अध्ययनशील और चतुर ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। विशेषण के लिए आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम, इसकी विशेषता जो बताती है वो विशेषण कहलाती है। तो इसमें साड़ी जो है वो एक प्रकार से विशेष्य है, यानी संज्ञा है, और उसकी जो विशेषता है वो नीली है। नीली उसकी क्या है, एक प्रकार से विशेषता है। तो विशेषण क्या हो जाएगा, तो नीली हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि नीली साड़ी कौन से प्रकार की विशेषण है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी, यानी गुण बताया जा रहा है, उस साड़ी का गुण बताया जा रहा है। इसमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, इस प्रकार की बातें जो होती हैं वो गुणवाचक में हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आप दोष देखेंगे, दोष के बाद रंग आता है, रंग के बाद आकार आ जाता है। तो इस प्रकार के विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो साड़ी नीली है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन है। विशेष्य का मतलब संज्ञा, विशेष्य का मतलब संज्ञा। इसमें संज्ञा कौन है, तो घर का है बड़ा, आदमी छोटा और वस्त्र नीला है। इस हिसाब से छठवें का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घर, आदमी और वस्त्र। जो बड़ा, छोटा और नीला है ये तीनों विशेषण हैं। किसके विशेषण हैं, तो घर के, आदमी के और वस्त्र के। इस प्रकार से घर, आदमी और वस्त्र आपके विशेष्य हो जाएंगे, यानी संज्ञा हो जाएंगी, और बाकी तीनों, ये बड़ा, छोटा और नीला क्या होगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द है, विशेष्य मतलब अभी ऊपर आपने देखा, विशेष्य मतलब क्या हो गया, संज्ञा। तो संज्ञा की बात जब हो जाएगी तो इसमें सीताराम, 7वें का ऑप्शन नंबर डी, सीताराम जो है वो विशेष्य है, यानी कि संज्ञा है। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित विशेष्य और विशेषण युग्मों में एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सर्वसुलभ, दूसरा है कर्मनिष्ठ, तीसरा है ताजी रोटी और चौथा है भाव विह्वल। यानी कि रोटी कैसी है, ताजी है, कर्म कैसा है, निष्ठ है, भाव कैसा है, विह्वल है। तो इसमें आप देखेंगे कि
सही जो उत्तर होगा वो होगा सर्वसुलभ। ये कहीं से भी विशेष और विशेषण नहीं है, बाकी सभी क्या है, वो एक विशेष्य है और दूसरा उसका विशेषण है। ठीक है, इसमें विह्वल शब्द में आप जान जाएं, अशांत होता है इसका मन, यानी किसी व्यक्ति का जो भाव है वो कैसा है, तो अशांत है। रोटी कैसी है, तो ताजी है। कर्म कैसा है, तो निष्ठ है। इस प्रकार से ये तीनों तो हो जाएंगे विशेषण और विशेष, लेकिन सर्वसुलभ विशेष और विशेषण नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसमें 4 वाक्य दिए हैं, इसमें आपको परिणामवाचक क्रिया विशेषण बताना है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें आपको मैं बता दूं कि परिणामवाचक जो विशेषण होते हैं, परिणामवाचक, ये निकाले कैसे जाते हैं, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक है। ये ऑप्शन नंबर ए एक तरह से अनिश्चित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित और दूसरे अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं। तो ये इसमें अनिश्चित प्रकार का है, जिसमें बहुत, अनेक, कुछ ऐसे शब्दों का जहां पर लोप हो आप देखें तो वो अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाएंगे। इस हिसाब से प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष पद है। निम्नलिखित में से विशेष पद है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अग्नि। अग्नि एक प्रकार का विशेष पद है, यानी कि संज्ञा पद है। बाकी अनुरागी, अपमानित और अनादृत, ये कहीं ना कहीं विशेषण होते हैं। व्यक्ति अनुरागी होता है, व्यक्ति को अपमानित और व्यक्ति अनादृत होता है। बाकी अग्नि शब्द जो है वो एक प्रकार का विशेष्य पद है। प्रश्न संख्या 11 है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। अब आप पर्यायवाची जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं समानार्थी शब्दों को दिखाता है, जो एक समान, यानी कि अलग अलग शब्द तो होंगे बहुत सारे, लेकिन उसके अर्थ एक निकलेंगे। आप उदाहरण में देखते हैं, जैसे हमने कहा कि दिनकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये अलग अलग शब्द तो हैं, लेकिन इन सब का अर्थ क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, सूर्य, यानी ये सूर्य के नाम हैं, जिनको आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से पर्यायवाची का सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, समानार्थी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, यमुना का पर्यायवाची है। इसमें यमुना का पर्यायवाची देखना है। तो आप देखें कि 12वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिंदी। कालिंदी यमुना की पर्यायवाची है। और आप इसमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची लिख सकते हैं जो अक्सर यमुना के नाम से पूछी जाती है। तो आप इसमें लिखें सूर्य सुता, सूर्य सुता, और रवि, रवि तनया, रवि तनया, और एक काल गंगा, काल गंगा। ठीक है, ये अन्य यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें आप रवि तनया पर विशेष ध्यान दें। रवि तनया काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिथ, निशिथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो निशिथ, निशिथ का पर्यायवाची हो जाएगा तम। आपको मैं बताऊं कि निशिथ का मतलब होता है रात्रि। निशिथ का मतलब क्या होता है, रात्रि। उस हिसाब से आप देखेंगे तो रात्रि यहाँ पे है, रजनी यहाँ पे है, निशा यहाँ पे है, जो तीनों एक तरह से पर्यायवाची हैं निशिथ के। लेकिन तम जो है, इस तम का मतलब क्या हो जाता है, तो अंधेरा। तम का मतलब अंधेरा या अंधकार को दिखाता है। ठीक है, अंधेरा या अंधकार को दिखाता है। बाकी सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। रात्रि के अन्य पर्यायवाची में आप एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची याद रखें, विभावरी। विभावरी, ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रात्रि के पर्यायवाची इनमें से क्या है, तो विभावरी ऑप्शन में रहेगा। तो आप आगे से ध्यान दें। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का इसमें पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी, मार्तंड। सूर्य का मार्तंड होगा। बाकी ये भास्वर न हो के अगर भास्कर होता तो ये सही पर्यायवाची होता, लेकिन ये भास्वर है तो ये गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर बी, मार्तंड। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद शब्द कमल को कहते हैं, कमल को अरविंद कहते हैं।
तो आप उसमें देखें कि पंकज, अंबुज, जलज ये सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन मिलिंद, मिलिंद सब कहीं से भी अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि मिलिंद मतलब जो होता है वो क्या है, भ्रमर यानी भौरा। तो मिलिंद का हो जाता है भौरा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, बिजली, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वितुंडा। वितुंडा इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी चंचला, दामिनी, तड़ित ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं बिजली के। वितुंडा इसलिए नहीं है क्योंकि वितुंडा का जो अर्थ है वो क्या होता है, हाथी, गज को कहते हैं वितुंडा। इस हिसाब से बिजली का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है वितुंडा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17, प्राची, प्राची का पर्यायवाची शब्द है 17 का, सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्व। क्यों है ऐसा, क्योंकि प्राची जो है उस प्राची का मतलब ही होता है पूर्व की ओर या पूरब दिशा। इसका एक और देख ले, बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो है मशरिफ, मशरिक, मशरिक को क्या कहते हैं, तो पूरब की ओर या पूर्व दिशा में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर विशेष ध्यान दें। प्रश्न संख्या 18 है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उर्मी। उर्मी जो है वो तरंग शब्द का पर्यायवाची है। इसमें आप और चीज़ें जोड़ सकते हैं तरंग के पर्यायवाची के रूप में, वो क्या हो जाएगा, तो उसमें आप देखें कि उल्लोल, उल्लोल शब्द थोड़ा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, उल्लोल। बाकी आप कंपन, लहर, मौज ये सारे शब्द भी सुने होंगे जो तरंग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जंगल, जंगल शब्द का पर्यायवाची है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है, क्या है 19 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कांतार, ऑप्शन नंबर सी कांतार हो जाएगा। जंगल के और पर्यायवाची में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अरण्य, अरण्य जंगल को कहते हैं, अरण्य हो गया। उसके बाद इसमें जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है विटप, विटप को भी जंगल कहते हैं। विटप के बाद कानन, कानन शब्द भी प्रयोग में आता है, क्या आता है, कानन, कानन भी प्रयोग में आता है। तो ये दोनों आप शब्द याद रखें, विटप और कानन, जंगल के पर्यायवाची में। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्या होगा 20 का प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, अमर्ष, अमर्ष 20 का ऑप्शन नंबर अमर्ष हो जाएगा। इसके अन्य जो अर्थ हैं उसमें आप देखेंगे तो ऋष, ऋष के बाद आप देखेंगे कोप, कोप के बाद आप पाएंगे उद्धतता। ठीक है, ये काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप अब ऑप्शन प्रश्न संख्या 21 देखें। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम है, बताएं आप तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर शब्द का विलोम। इसमें आप देखें तिमिर मतलब जैसे कि बताया गया था आपको पिछले प्रश्न में, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पिछले साल के भी 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, 2021 में भी शायद ये प्रश्न एक बार आया है। तो तिमिर को अंधकार कहते हैं, तिमिर शब्द का जो अर्थ होता है वो अंधकार होता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आलोक, तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक। आलोक का अर्थ जो है उसको बताते हैं प्रकाश या रोशनी से। बिल्कुल विलोम का मतलब हो गया कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उसके विपरीत में क्या हो जाएगा, जैसे रंगीन। अब रंगीन शब्द ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका जो विलोम होगा वो रंगहीन हो जाएगा। जो चीज़ रंगीन है उसका विलोम रंगहीन है, वो रंग नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से आप विलोम शब्द देखें तो तिमिर अंधकार का विलोम आलोक यानी प्रकाश। प्रश्न संख्या 22 में है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो 22 में प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें आप डायरेक्ट बोलते हैं, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये विलोम हो गया। प्रश्न संख्या 23 सामान्य, सामान्य शब्द का विलोम है, यहाँ भी विलोम है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 6 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे।
तो कुल प्रश्न होते हैं 60। 10 के हिसाब से कुल प्रश्न हो जाते हैं 60। तो आप प्रयास करें कि करीब 50 प्लस प्रश्नों का टारगेट आप बना के रखें। इतना स्कोर करने के बाद GS 1 में अगर आपका 90 भी है, 80 भी है, तो आप अच्छे फाइट में 130 प्लस 140 नंबर पा करके मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको हिंदी में 50 प्लस प्रश्नों को टारगेट करके चलना है। तो पेपर 2 पर आप विशेष ध्यान दें हिंदी पे। तो सामान्य शब्द का विलोम प्रश्न संख्या 23 का क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। जो चीज़ें सामान्य हैं उसका विलोम क्या हो जाएगा कि विशिष्ट है, वो चीज़ें विशिष्ट हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24, अमर शब्द का विलोम। अमर शब्द का विलोम। अमर शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मर्त्य। ऑप्शन नंबर डी, मर्त्य। मर्त्य मतलब क्या हो जाता है? मरणशील। अमर का मतलब है कि जो चीज़ें कभी खत्म नहीं होती, ये हो गया जो कभी मरता नहीं वो अमर है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? मरणशील मतलब कि जो मरता हो, जिसका समापन होता हो, जो समाप्त होता हो। चलिए प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है तो इसका उपकार और अपकार हो जाएगा। कहा जाता है कि आप किसी का उपकार अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अपकार भी मत करिए। ठीक है, उपकार मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण, अपकार मतलब ऋणात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26, आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी, तिरोभाव। इसमें आविर्भाव शब्द जो है उसका मतलब क्या है? तो प्रकट होना। आविर्भाव को क्या कहते हैं? प्रकट होना। और तिरोभाव का मतलब अदृश्य हो जाना। अदृश्य हो जाना। तो इस हिसाब से आप देखें तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। जो चीज़ें प्रकट होती हैं उसका विलोम हो जाएगा कि वो चीज़ें अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, विलोम यही तो है कि आप किसी का उल्टा बताएं। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इस सीरीज में हम 30 प्रश्नों को करेंगे, फिर इसकी अगली सीरीज आपको 1-2 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें अगले हम 31 से 60 तक के क्वेश्चन उसमें करेंगे। ठीक है, आप ये ना सोचें कि आपको 30 प्रश्न ही दिए जा रहे हैं। आप इसमें देखें कि आप 30 प्रश्न से करीब 60 से 70 या करीब 100 प्रश्न आप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको इसके दूसरे लेक्चर में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुक्त। इसमें आप देखें कि उक्त का मतलब होता क्या है? उक्त का मतलब होता है कहा हुआ। कहा हुआ या कथित। उक्त का मतलब होता है कहा हुआ। ठीक है, जो चीज़ें कही गई हो वो तो उक्त हो गई। और अनुक्त का मतलब होता है अकथित। अकथित मतलब जो चीज़ कही न गई हो वो अकथित हो जाती है। इस हिसाब से 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 बताएं आप, निर्दय शब्द का विलोम लगाएं। निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है? हम आपको बता देते हैं कि निर्दय का मतलब होता है दयाहीन। दयाहीन व्यक्ति जो होता है उसको निर्दयी बोलते हैं या निर्दय बोलते हैं। अब इस हिसाब से आप बताएं कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सदय। निर्दय का विलोम सदय। सदय का मतलब दयालु। जो व्यक्ति दयाहीन है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो वो व्यक्ति दयालु है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में आते हैं तो है कि उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ विलोम शब्द की ही सीरीज चल रही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उन टॉपिकों में अगर आप देखेंगे तो जैसे आप विलोम शब्द पाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध की आती है, अनेक शब्दों का एक शब्द आता है, तत्सम एवं तद्भव आते हैं, विशेष एवं विशेषण आते हैं और पर्यायवाची शब्द आते हैं। ये 10-10 के होते हैं, जिसमें से 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने है कि उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन मतलब मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ, आप इसका विलोम बताएं। तो उन्मीलन का मतलब होता है आँख का खुलना। आँख के खुलने को कहते हैं उन्मीलन। तो अब इसका विलोम शब्द इसके विपरीत हो जाएगा, यानी आँख के बंद होने को, पलक झपकाने को इसका विलोम कहते हैं। तो पलक झपकाने का जो मीनिंग शब्द है वो क्या है? निमीलन।
निमीलन मतलब होता है पलक का गिरना। निमीलन मतलब होता है पलक का गिरना। इस हिसाब से प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आज की सीरीज का ये आखिरी सवाल है। बहुत जल्द हम 31 से 60 के प्रश्न आपको अगली सीरीज में लेकर के आएंगे। तो 30वां प्रश्न आप लगाएं, उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का अर्थ हम आपको बताते हैं, आप इसका विलोम बताएं। इसका हो जाएगा ऊपर खींचना। ऊपर खींचना, ये जो है ये इसका अर्थ है। अब आप बताएं, जो चीज़ें ऊपर खींची जा रही हैं उसका विलोम क्या होगा? नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ गिरना। तो उत्कर्ष का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। उत्कर्ष को अपकर्ष विलोम के रूप में देखते हैं। इस अपकर्ष का जो मतलब है वो क्या हो जाता है? तो अवनति। अवनति मतलब होता है नीचे की तरफ, अधोमुखी। अधोमुखी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की जो सीरीज होगी वो प्रश्न संख्या 31 से प्रश्न संख्या 60 तक हम आपको लेकर के आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।